लोकसभा चुनाव यूं तो पूरे देश में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी चर्चा और आकर्षण का केंद्र उत्तर प्रदेश ही रहता है। सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले प्रदेश में जिसने बाजी मारी, ज्यादातर वही केंद्र में सरकार बनाकर देश में राज करता है। इस बार भी कमोबेश कहानी में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव निकलते निकलते अखिलेश यादव मानो ये जान गए थे कि मध्य उत्तर प्रदेश का लक्ष्य साधना है तो उन्हें खुद चुनाव में उतरना होगा। यूं तो उनके कन्नौज से लड़ने की चर्चा साल 2022 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस पर ना तो कभी अखिलेश ने सहमति दी, ना ही खुलकर इनकार किया। तभी आता है साल 2024 का लोकसभा चुनाव। इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने पहले भतीजे तेज प्रताप को कन्नौज से प्रत्याशी जरूर घोषित कर दिया, लेकिन अपने लिए भी गुंजाइश बनाए रखी। लेकिन फिर जैसे जैसे चुनावी माहौल बदला तो अखिलेश ने भी अपने आखिरी समय में उन्होंने पत्ते खोले और नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि इसकी तैयारी उन्होंने पहले से ही कर रखी थी, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन, सीटों को बंटवारा और फिर प्रत्याशियों की घोषणा में सपा ने जिस तरह फैसले किए उसे अखिलेश यादव की जल्दबाजी और दबाव में काम करना समझा गया। लेकिन धरातल पर ये रणनीति थी जो पार्टी की जीत का आधार बनी। हाँ, इसमें भाजपा के प्रत्याशियों को लेकर जनता के अंदर चल रहे विरोध ने आग में घी की तरह भी काम किया, जिसका लाभ सपा और कांग्रेस को खुलकर मिला। अखिलेश की रणनीति की सफलता इसी से आंक लीजिए कि सपा ने घोषणा के बाद 13 प्रत्याशी बदले, जिनमें से 7 जीत गए। रामपुर में आजम खान की मर्जी के खिलाफ मोहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बनाना हो या मुरादाबाद में एसटी हसन की जगह अंतिम समय में रुचि वीरा को मैदान में उतारने का फैसला हो, हर जगह उन्हें सफलता मिली। कांग्रेस से गठबंधन किया और यहाँ भी सीटों के बंटवारे में पूरी सतर्कता बरती। पल्लवी पटेल के विरोध को भी उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अखिलेश ने 11 कुर्मी प्रत्याशी उतारे, जिसमें अधिकतर जीत गए। बीच चुनाव पाल समाज से श्यामलाल पाल को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बसपा प्रमुख मायावती के करीबी रहे बाबू सिंह कुशवाहा को बांदा से ले जाकर जौनपुर से लड़ा दिया। यहाँ तक कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 10 सीटों को उदाहरण माने तो सपा ने कई ऐसे प्रत्याशी उतारे जो नए थे और लगा कि उसके पास चेहरे नहीं हैं। बांदा में पहले उन्होंने शिवशंकर पटेल को प्रत्याशी बनाया, जहां भाजपा ने आर.के. पटेल पर दोबारा दांव लगाया था। बाद में शिवशंकर हट गए और नामांकन करा चुकी उनकी पत्नी कृष्णा पटेल को सपा ने प्रत्याशी बना दिया। सजातीय प्रत्याशी उतारने से ऐसा लगा कि सपा सिर्फ भाजपा को उलझाना चाहती है, लेकिन कृष्णा पटेल चुनाव जीत गयी। फतेहपुर सीट पर लंबे समय तक हाँ ना का दौर चला और अंत में पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को नामांकन की अनुमति मिली। जातीय समीकरण ऐसे बने कि नरेश जीत गए। इटावा में भी भाजपा ने डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के रूप में प्रत्याशी दोहराया। शुरुआत में माहौल कठेरिया के पक्ष में ही दिख रहा था, लेकिन परिणाम आते आते तस्वीर बदल गई और सपा के जितेंद्र दोहरे ने जीत दर्ज कर ली। यहाँ वंचित वर्ग मतदाताओं की संख्या करीब 4 लाख है। इनमें से 2.5 लाख वोटर सिर्फ दोहरे हैं। अब आप कहेंगे कि ये रणनीति कैसी थी? इसे ऐसे समझिए, अखिलेश यादव के कन्नौज के लगातार दौरे और क्षेत्र के पुराने नेताओं की पार्टी में वापसी इसी रणनीति का हिस्सा थी। आसपास की सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा में भी उन्होंने जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा, जिससे नतीजे उनके पक्ष में आए। उनके भाषणों में दोहराव जरूर दिख रहा था, लेकिन ये भी उनकी रणनीति का हिस्सा था। तो यकीनन अखिलेश यादव ने कमाल कर दिया। अपनी रणनीति से सबका दिल जीत लिया और अब यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हालांकि अभी अखिलेश यही नहीं रुकने वाले हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा तक अगर यही अंदाज अखिलेश का रहा तो उनकी सत्ता में वापसी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।